नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी के इस लेटेस्ट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मेरे प्यारे लाडलों, इस वीडियो लेक्चर में क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट का कंप्लीट नोट्स मैं दिखाने वाला हूं। कम समय में पूरा कंप्लीट वीडियो देने वाला हूं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। एक एक चीज यहाँ पे जरा ध्यान देना, बहुत तगड़ा समझ में आने वाला है आपको। एक भी हेडिंग नहीं छूटेगी आपकी, पूरी एनसीईआरटी बुक से आपको मिलेगा। कहाँ से मिलेगा भाई? एनसीईआरटी। चाहे आप यूपी बोर्ड हो, चाहे आप यूपी बोर्ड हो, चाहे आप बिहार बोर्ड के हो, चाहे आप झारखंड बोर्ड के हो, ठीक है, चाहे आप राजस्थान बोर्ड के हो। अगर आपके यहाँ एनसीईआरटी की बुक चल रही है तो आप इस नोट्स को परचेज कर सकते हो। कैसे, कहाँ मिलेगा, अभी आगे बताते हैं। ठीक है, और ये मात्र आपको नोट्स 49 रुपए में मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, कितने में मिलेगी? 49 रुपए में। आइए सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों, भौतिक विज्ञान क्या है। फिजिक्स। देखो, भौतिक विज्ञान एक हिंदी भाषा का शब्द है। इसे अंग्रेजी भाषा में फिजिक्स कहते हैं और फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के फिजिया या फिर फ्यूसिस शब्द से हुई है, जिसका मतलब होता है नेचर अर्थात प्रकृति। क्या होता है दोस्तों? नेचर अर्थात प्राकृतिक। यानी प्रकृति के बारे में अगर जानना है तो आप भौतिक विज्ञान का अध्ययन करना पड़ेगा। किसी भी वस्तु के प्रकृति के बारे में, जितनी भी वस्तुएं आपके आंख के सामने दिखाई देती हैं वो सब भौतिक विज्ञान है। याद रखना दोस्तों, मैंने क्या बोला? जो भी आपके आंख के सामने दिखाई पड़ रहा है वो सब भौतिक विज्ञान है। जो नहीं दिखाई पड़ रहा है, पेट के अंदर कैसी हलचल चल रही है, दर्द हो रहा है, ये सब रसायन विज्ञान के अंतर्गत आता है। और जिसमें जीव हो, जीवित प्राणियों का अगर अध्ययन करोगे तो जीव विज्ञान कहलाएगा। ठीक है, तो मैंने इन तीनों के बारे में अच्छे से बता दिया। देखो यहाँ पे डिफिनीशन लिखा है कि प्रकृति विज्ञान की वह शाखा है, प्रकृति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ऊर्जा एवं उनके विभिन्न स्रोतों का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। फिर देखो, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के फिजिया या फ्यूसिस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है प्रकृति, जो भी मैंने ऊपर बताया। फिर क्या लिखा हुआ है? भौतिक विज्ञान के जनक यानी पिता न्यूटन को कहा जाता है। वर्ष 2005 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा महान वैज्ञानिक आइंस्टीन की स्मृति में न्यूटन को अंतरराष्ट्रीय भौतिकी वस्तु घोषित किया गया। सन 2005 में मरने के कई वर्ष बाद न्यूटन को अंतरराष्ट्रीय भौतिकी वस्तु, इंटरनेशनल फिजिक्स एंड बॉडीज घोषित किया गया दोस्तों। आइए अब यहां पे हम लोग अध्याय 1 वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र के बारे में जानेंगे। ठीक है, भूमिका, स्थिर वैद्युतिकी क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, इसके बारे में समझो। पूरी नोट्स आपकी बनवा देने वाले हैं, याद रखना दोस्तों।
पूरी कंप्लीट नोट्स बनवाऊंगा। नोट्स कहाँ मिलेगा? वीडियो के एंड तक या बीच में मैं बताने वाला हूं, इसलिए पूरा वीडियो देखो। ठीक है, देखो भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें स्थिर आवेशों, यानी इसमें आप स्थिर आवेशों के गुणधर्मों का अध्ययन करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्थिर आवेशों के गुणधर्मों का अध्ययन किया जाता है, उसे वैद्युत स्थितिकी कहते हैं। ठीक है, यानी जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा दोस्तों, वही क्या होगा? वैद्युत स्थितिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो जाएगा। देखो इसमें कह रहा इस स्थिति में वैद्युत आवेश चल रहा होता है, किंतु आवेशों के चलने का कारण कोई बाह्य ऊर्जा स्रोत नहीं होता है। मतलब देखो जरा समझो, इसमें कह रहा है ये जो स्थिति होती है वैद्युत क्षेत्र में, इसमें आवेश चल रहा होता है, लेकिन एक चीज और बोल दिया, किंतु आवेशों के चलने का कोई बाह्य ऊर्जा स्रोत नहीं होता है। यानी अगर एक पॉजिटिव रखें, एक निगेटिव, ठीक है, तो ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों को फेंकता है, ये इलेक्ट्रॉनों को खींचता है। इसी के कारण जो है विद्युत आवेश का प्रवाह होता रहता है दोस्तों। ठीक है, आइए आगे एकदम क्लियर हो जाएगा आपका, एक एक चीज देखते रहो। देखो विद्युत आवेश लगभग 600 वर्ष पहले ग्रीस देश के वैज्ञानिक थेल्स ने, कौन भैया हैं? थेल्स। ठीक है, जब एम्बर एक ऋण आवेशित वस्तु है, याद रखना एम्बर कौन सा आवेशित वस्तु है? ऋण आवेशित। और ऊनी वस्त्र, ऊन पे धन आवेश होता है। जब थेल्स नामक वैज्ञानिक ने 600 वर्ष पहले, देखो बोल दिया है 600 वर्ष पहले, एम्बर का टुकड़ा लिए, ऊनी वस्त्र को लिया, एक दूसरे से जब रगड़ते हैं तो ये दोनों, ये वस्तुएं हल्की वस्तुओं को आकर्षित और प्रतिकर्षित करती हैं। ठीक है, कौन आकर्षित करेगा? आइए देखो, जब एग्जाम्पल के माध्यम से एक एक चीज आपको मैं बताने वाला हूं, थोड़ा कहीं इरेज, कहीं गड़बड़ी है इसमें एग्जाम्पल में, मैं उसको जो है आपको बताऊंगा। एबोनाइट की छड़ ले लो, इस पर ऋण आवेश होता है, याद रखना। एबोनाइट की छड़ पर कौन सा आवेश? ऋण। बहुत बढ़िया। कांच की छड़ पर होता है धन। जब इन दोनों को आपस में रगड़ोगे ना, एक पर धन आएगा, एक पर, अभी मान लो कि ये नीचे वाला नहीं है, ये वाला ये नहीं है, मान लो यहां से कट है, अभी केवल इतना है, बस इतना। अभी इसको एग्जाम्पल में लो। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया गुरुदेव, बहुत बढ़िया समझा रहे हो बच्चों को, एकदम समझ लो, दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। बस ध्यान से देखते रहो, बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, एबोनाइट की छड़ ले लो, कांच की छड़ ले लो, दोनों को आपस में रगड़ो, और जब इनको आपस में रगड़ोगे ना, तो भैया दो लोग जब आपस में झगड़ा करेंगे, है ना, तो दोनों चार्ज हो जाएंगे, चार्ज होंगे तो दोनों मिक्स हो जाएंगे, और मिक्स होंगे तो ले दनादन दे दनादन, फिर यह मार झगड़ा चालू हो जाता है। ऐसे ये भी करते हैं। अभी ये निरावेशित है, कोई वस्तु रगड़ने से पहले, जैसे मैं इस वस्तु को रगड़ूं, और कौन रगड़ रहा है? मेरी हथेली। अभी मेरी हथेली रगड़ने से पहले उदासीन है, इस पे ना तो धन है ना ही ऋण, इस पर भी ना धन है ना ही ऋण। अब तुम्हारे दिमाग में आता होगा कि भाई साहब ना धन है ना ऋण है, तो रगड़ने पे कैसे धन ऋण आ जाता है? तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, कोई वस्तु ऐसे ही रखी है, वो उदासीन होती है, उस पर ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है, और जैसे ही रगड़ोगे तो
कुछ वस्तुएं ऐसे होती हैं जिनको रगड़ने पर उनमें पॉजिटिव मिलता है, कुछ वस्तुएं ऐसे होती हैं जिनको रगड़ने पर निगेटिव होता है। तो रगड़ने के बाद ही पता चलेगा इस वस्तु पर कौन सा चार्ज है। ठीक है, हाँ, ऐसा कोनो वस्तु ही नहीं है इस पे दोनों चार्ज है। दोनों चार्ज तब ही रहेगा जब, कब दोनों चार्ज रहेगा, जब ऐसे वस्तु रखी रहेगी। निरावेशित में चार्ज होने पर या तो धन रहेगा या तो ऋण। एबोनाइट और कांच की छड़ को जब रगड़ेंगे ना, तो एबोनाइट की छड़ पर ऋण आवेश आ जाएगा और कांच की छड़ पर भाई साहब धन आवेश चार्ज आ जाएगा। और जब ये लोग एक पर पॉजिटिव एक पर निगेटिव, तो आपको समझ में आ जाता है यहां से कि ये एक दूसरे को क्या करेगी, आकर्षण होगा, अट्रैक्शन हो जाएगा, आकर्षण बल लगेगा भाई साहब। कौन सा बल लगेगा, ये आकर्षण बल लगेगा यहाँ पे। ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगी। मैं तो इसे किसी लोहे से बांधा हुआ, नहीं तो भी खिसक के चिपक जाता तुरंत। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। अगर इसमें आकर्षण होगा भाई साहब, तब कुछ कला दिखाओ ना। देखो अब मैं इधर आ जाता हूं, मैं इधर आ जाता हूं। देखो अब ये पर एबोनाइट की छड़ पर निगेटिव और इस पर कांच की छड़ पर पॉजिटिव। बहुत बढ़िया। अब मैं इसके पास में चार्ज करके, फिर देखो, एक एम्बर लिया, एक ऊनी वस्त्र लिया, इन दोनों को मैं रगड़ा अलग से। रगड़ के जब इसके एक एबोनाइट की छड़ से कुछ दूर एम्बर रख दिया, कांच की छड़ से कुछ दूर ऊनी वस्त्र रख दिया, रख दिया ना, उतना ही दूर रखो जितने में ऐसा लगे कि एक दूसरे को खींच रहे हैं या धक्का दे रहे हैं। अभी कि नहीं, तुम एक वस्तु यहां रख दिया, एक वस्तु 2 बीघा दूर रख दिया, तो भैया कुछ नहीं होने वाला है। डोंट टच माई डगरा डगरिया हो जाएगा। फिर देखो कुछ समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए ऐसी जगह रखो जहां पर लिमिट हो कि इसमें आकर्षण प्रतिकर्षण हो रहा है। तो जब इसको रखा तो इस पर पहले से ऋण था, एम्बर पर भी ऋण है, तो इनके बीच भैया प्रतिकर्षण बल लगने लगा। कौन सा बल, प्रतिकर्षण वाला बल। यहां पे प्रतिकर्षण, और ये इस पर धन है, इस पर भी धन है, तो यहां पर भी कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण वाला बल लगेगा। सपोज दैट अगर इस पर एबोनाइट की छड़ पर ऋण है, अगर मैं ऊनी वस्त्र को यहां पर उठा के रख दूं, तो भाई ये ऋण है और ये है धन, क्या करेगा, आकर्षण। क्या करेगा, आकर्षण कर लेगा। विपरीत आवेशित वस्तु, विपरीत आवेशित वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, समान आवेशित वस्तु एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, याद रखना। तो ये समान थे प्रतिकर्षण, ये क्या है, आकर्षण। ये दोनों एम्बर और का ऊनी वस्तु ये भी आकर्षित करेंगे। इसलिए देखो डायरेक्शन लगा हुआ है, कौन सा वस्तु किधर जा रहा है, सब मैंने दिखा दिया है। बहुत अच्छी नोट्स बनेगी आपकी इसमें। अब भैया देखो, इलेक्ट्रॉनों के कमी से इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम के बाहरी कोश में Al++, ये गलत, ठीक है। देखो इलेक्ट्रॉनों की कमी से धन आवेश, यानी किसी भी वस्तु से अगर इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया जाए, कमी कर दिया जाए, किसी भी तत्व से इलेक्ट्रॉनों को निकाल लिया जाए, तो उस वस्तु पर, जिससे निकालोगे उसी वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अगर यहां देखो क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता से ऋणावेशित, अगर किसी एलिमेंट में, किसी तत्व में
इलेक्ट्रॉन बाहर से और आ जाते हैं तो उस एलिमेंट पर निगेटिव चार्ज हो जाता है। ठीक है, ये चीज याद रखना। एग्जाम्पल के माध्यम से मैं बता रहा हूं। यहां देखो, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, 281। अब भाई साहब इसके बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन है जो कि किसी काम का नहीं है। बोले तो क्यों काम का नहीं है? इसका कक्षक अपूर्ण है। पूर्ण होने के लिए तीसरे कोश में यहां 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2 8 8 2 8 8 भैया। हर देखो मेरे प्यारे बच्चों, हर कोश का अपने इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8, चौथे में 18, ऐसे करके। ठीक है, 2 8 8 18 18 32 ऐसे करके रहते हैं। तो कुल मिला के हर चीज का एक कोश है। तो यहाँ पे पहला कोश, दूसरा कोश, तीसरे कोश में 8 होने चाहिए। अगर 8 से कम है, 4 से कम है और 4 से ज्यादा है, ध्यान देना, 4 से कम है तो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर देते हैं, 4 से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो कम है तो त्याग करो, इसको बाहर निकालो। तो सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे, निकाल रहे हैं तो सोडियम पर प्लस आ जाएगा, एक ठे प्लस, क्योंकि एक निकाल रहे हैं तो एक प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है तो धनावेशी चार्ज आ जा रहा है। अब आ जाओ भैया, क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक सभी बच्चे जानते हो, 17, 2 8 7। मैंने कहा बाहरी कोश में तीसरे में 8 होना चाहिए, यहाँ पे 7 है। एक की कमी है, मैंने कहा 4 से अधिक रहे और 8 से कम रहे बाहरी कोश में तो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेते हैं। तो एक ही कम है तो ग्रहण कर लो, ले लो कहीं से। देखो तो ये क्लोरीन, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, प्लस लगा है, ये दिया था इसलिए माइनस, ये त्याग कर दिया, त्याग करेगा तो पॉजिटिव, ये ले लिया एक इलेक्ट्रॉन इसलिए इस पर निगेटिव। यानी इलेक्ट्रॉन को जब ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, ग्रहण करेगा तो परमाणु पर ऋण आवेश, ये देखो परमाणु पर ऋण आवेश आ गया। बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं भाई। ऐसे ही देखो, ये गलत है, ये गलत है, इसको मत देखिएगा। इसमें आ जाते हैं, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम परमाणु क्रमांक 13, 2 8 3, 2 8 3। बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन, 4 से कम है ना तो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करा दो। इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया जाएगा तो ये हो जाएगा एल्यूमिनियम Al ट्रिपल प्लस। ठीक है, देखो मैं जब क्लास 12 में था 2010 में, तो वाइबा में मेरे को प्रैक्टिकल में वाइबा में यही पूछे थे, दुईट पूछे थे फिजिक्स। एक त्वरण का मात्रक पूछे थे और दूसरा पूछे थे भाई साहब ये बताओ एल्यूमिनियम पर कितने आयन होते हैं। मैंने कहा 3 होते, Al ट्रिपल प्लस। बस 2 ही पूछे, दोनों मैंने लगातार बता दिया, कहे बेटा जाओ। तो मेरे को उसमें 29 नंबर मिला था 30 में। ठीक है ना? हाँ, आइए आइए दोस्तों, विद्युत आवेश की परिभाषा, बहुत बढ़िया। अब यहां से आपके टॉपिक्स अच्छे अच्छे मिलते चले जाएंगे। ठीक है, अच्छे अच्छे टॉपिक यहां से आपके मिलते चले जाएंगे और सारे टॉपिक मिल जाएंगे। जिन बच्चों को नोट्स लेना है मात्र 49 रुपये मिलेगा। 7992087382 पर कांटेक्ट कर लें। ठीक है, यही आपको नोट्स मिलने वाला है। आइए, विद्युत आवेश की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज।
तो जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। इस घटना को विद्युत आवेश कहते हैं एवं इस क्रिया को आवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? आवेशन। आइए, विद्युत आवेश Q। देखो, अब यहां पे सूत्र विद्युत आवेश Q बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या n गुणे इलेक्ट्रॉन E। ठीक है, संक्षेप में लिखेंगे Q बराबर Ni हो जाएगा। बहुत बढ़िया। E की वैल्यू 1.6 × 10⁻90 कूलाम होता है। और क्या देख सकते हो? Q बराबर Ni बराबर IT। E के ऊपर ऐसे बार होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऐसे बार होता है कि निगेटिव चार्ज होता है ना हमेशा। 1.6 × 10⁻90 कूलाम। ऐसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर इसीलिए बार रखते हैं क्योंकि हमेशा निगेटिव होता है। प्रोटॉन पर, प्रोटॉन की वैल्यू भी यही है बट वो पॉजिटिव होती है। ठीक है, प्लस होता है। वैल्यू यही है बट प्लस में, तो इस चीज को विशेष ध्यान देना। अब देखो, Q बराबर Ni बराबर IT, या फिर आप केवल Ni बराबर IT भी लिख सकते हो। अब जरूरत यहाँ पे 4 लोग हैं, इसको हम यूज कैसे करेंगे तो मैं आपको बता दूं। यूज तब आप करेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, विद्युत धारा है और ये T टाइम है। इसमें से कोई 3 दिया रहेगा। 4 है ना, 3 दिया रहेगा और आप चौथा आसानी से निकाल सकते हो। अब आ जाओ, अभी मैंने आवेश की डिफिनीशन बताई, अब आवेश की परिभाषा जरा समझो। ठीक है, यूनिट ऑफ Q अदिश राशि होती है, याद रखना। विद्युत आवेश कौन सी राशि? एक अदिश राशि होती है इसमें। ठीक है, और एसआई पद्धति में मात्रक कूलाम होता है, सीजीएस में स्टेट कूलाम होता है। Q बराबर IT फार्मूला है और इसका जो फार्मूला सूत्र है एम्पियर सेकेंड होता है, याद रखना। एक और सूत्र है इसी का, एक और मात्रक है एम्पियर सेकेंड। और अब मैं यहाँ पे कुछ अपने से इन्वॉल्व करना चाहूंगा दोस्तों। देखो, मैं ये वाला करना चाहूंगा, Q बराबर Ni बराबर IT, ये मैं इन्वॉल्व करना चाहूंगा क्योंकि Q बराबर Ni भी होता है एंड Q बराबर IT भी होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे, आवेशों का कारण। अब ये आवेशों का कारण क्या है? ठीक है, जरा समझो। देखो, आवेशों का कारण का मतलब है, फर्स्ट केस जरा समझो। जब किसी परमाणु के कक्षक पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है तो उस परमाणु पर ऋण आवेश इकाई की वृद्धि हो जाती है। मतलब देखो, जब किसी परमाणु के कक्षक पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाए, मतलब जब कोई परमाणु को इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए तो उस परमाणु पर क्या रहा है? ऋण आवेश। ऋण आवेश इकाई की वृद्धि, यानी ऋण आवेश क्या हो जा रहा है? बढ़ जा रहा है। तो क्लोरीन का क्लोरीन का क्या था दोस्तों? 17। ठीक है, क्लोरीन का क्या था? 17 था। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? क्लोरीन का 17 था, अब यहाँ पे 18 हो जाएगा क्योंकि एक वृद्धि हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखो, केस सेकेंड। जब किसी परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला जाता है, कोई परमाणु है उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले जाएंगे, तब उस परमाणु पर धन आवेश स्थिति हो जाती है, यानी धन आवेश स्थित हो जाता। देखो, ये सोडियम है,
सोडियम के बाहरी कोश से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन, तो वो सोडियम पूर्ण हो जाएगा और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अब आ जाओ भाई आगे। किसी भी परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, इसी कारण दो पदार्थ रगड़ने से पहले उदासीन होते। मैंने अभी मौखिक रूप से ही बताया था कि अगर कोई भी परमाणु है, कोई भी पत्थर है, कोई भी लकड़ी है, रगड़ने से पहले जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही निगेटिव होते, क्योंकि वो वस्तु क्या होती है दोस्तों, उदासीन होती है। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, देखो मामला ये है दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर आवेश कितना होता है और इस पर इसका द्रव्यमान कितना होता है, जरा ध्यान समझो। देखो लाइटिंग ज्यादा है दोस्तों, इसलिए चश्मा तो लगाना पड़ेगा ना। आइए देखो, कण है, कण का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जब हमारा इलेक्ट्रॉन होगा उस दशा में उस पर आवेश -1.6 × 10⁻90 कूलम और मास कितना होगा, द्रव्यमान, तो 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर, प्रोटॉन पर आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है लेकिन पॉजिटिव होता है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, पॉजिटिव। ठीक है, क्या होता है, पॉजिटिव होता है, याद रखना क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक, और जब ये पॉजिटिव होगा तब क्या होगा, जरा ध्यान देना। अगर ये पॉजिटिव होगा तो कम हो जाएगा और इसका जो द्रव्यमान है वो यहाँ पे इतना होता है। ठीक है, देखो निगेटिव पे कम होता है आवेश और पॉजिटिव पे ज्यादा होता है। न्यूट्रॉन के लिए क्या बात करेंगे भाई, लाइट चली गई है, थोड़ा फेस पे डार्क हो जाएगा, दिक्कत नहीं है, फिर अभी आ जाएगी तो फिर सही हो जाएगा। ठीक है ना। आई न्यूट्रॉन पर, न्यूट्रॉन आवेश रहित होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है, इस पर जो द्रव्यमान होता है दोस्तों इतना हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर, ठीक है, अगर हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने, तो यहां पर दिया है कौन कौन से आवेश धन होंगे और कौन कौन से आवेश ऋण हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखो, धन आवेशित वस्तु और यहाँ पे है ऋण आवेशित वस्तु। ओके, अगर ऊन है, ऊन और एम्बर को आपस में रगड़ोगे दोस्तों, तो ये ऊन किसी भी वस्तु से रगड़ो तो ऊन पर हमेशा धन होगा। एक फर ऊन होता है उस पर भी धन होता है, कांच की छड़ पर भी पॉजिटिव होता है, बिल्ली की खाल पर भी पॉजिटिव होता है और सूखे बाल पर भी पॉजिटिव होता है। ऋण आवेशित कौन कौन से हैं, एम्बर, एबोनाइट की छड़, रबड़, प्लास्टिक और रेशम का कपड़ा, ये जो है ऋण आवेशित वस्तुओं में आते हैं, याद रखना दोस्तों। अब देखो यहाँ पे स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। ठीक है, ये स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी क्या है, सबसे पहले एक यहाँ पे जरा ध्यान समझो, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी के बारे में समझो। ये स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी क्या दिख रहा है ना, हाँ गुरुजी एकदम तगड़ा वाला दिख रहा है। ठीक है, आइए देखो, एक कांच का बॉक्स लेते हैं, ये जो आप बना है ना, ये कांच का बॉक्स है। ठीक है, उसके बाद हम जो है ये एक सुचालक क्षण है, यानी चालक क्षण है ये। ठीक है, इससे सटा हुआ, इस चालक क्षण के, इससे इसी चालक क्षण से
दुठे स्वर्ण पत्ती, सोने की पत्ती दुठे इसे लगा देते हैं। ठीक है, अभी पास पास में थी, हालांकि अभी दूर हो गई, लेकिन ये पास पास में थी आवेशित करने से पहले। ठीक है, ये स्वर्ण पत्र है, 2 सोने की पट्टियां। उसको जैसे ही यहाँ पे एक धन आवेशित वस्तु रख दिए, क्या रख दिए, धन आवेशित, और जैसे इस धन आवेशित वस्तु को इस चालक क्षण के पास में ले जाएंगे, इसकी सारा धन आवेश धीरे धीरे करके इस चालक से होता हुआ इन दोनों पट्टियों में चला जाएगा। और जब दोनों पट्टियों में जाएगा ना, तो इस पर भी प्लस और इस पर भी प्लस आ जाएंगे। अब इसमें होगा क्या, गुरुजी किस लिए आप बता रहे हैं, तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जब इन दोनों में प्लस आ जाएगा भाई साहब, तो प्लस प्लस एक दूसरे को दूर भगा देंगे, इनके बीच में प्रतिकर्षण हो जाएगा, इसीलिए मैं ये दिखा रहा हूँ, और कुछ है नहीं, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो मैंने अभी बताया वही चीज लिखा है कि सर्वप्रथम एक कांच का बाक्स लेते हैं, उसके बाद एक कांच के बाक्स में एक चालक क्षण तथा इसी चालक क्षण के नीचे 2 स्वर्ण पत्ती जोड़ते हैं। मतलब जो चीज मैंने वो करा है ना, उसी को लिखा है अपने शब्दों में, बाकी आप देख सकते हैं। ठीक है, हाँ आइए नेक्स्ट। अब क्या है भाई, चालक तथा विद्युत रोधी। ये चालक या सुचालक पहले हम पढ़ेंगे इसके बारे में। वे पदार्थ जिनमें विद्युत आवेश का प्रवाह सुगमता पूर्वक आसानी से हो जाता है उसे चालक कहते हैं, जैसे लोहा, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम इत्यादि। ठीक है, और यहाँ पे विद्युत रोधी क्या है जरा समझो। विद्युत रोधी या कुचालक, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से सुगमता पूर्वक नहीं होता है उसे विद्युत रोधी या कुचालक कहते हैं, जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, पत्थर इत्यादि। ठीक है, तो इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है आसानी से। अब आ जाओ अर्धचालक, वह पदार्थ जिसमें विद्युत आवेश का प्रवाह चालक से कम एवं कुचालकों से अधिक हो जाए उसे हम अर्धचालक कहते हैं, सेमीकंडक्टर, है ना। देखो सिलिकॉन, कैडमियम, सल्फाइड, ये सब सेमीकंडक्टर में आते हैं, ये अर्धचालक होते हैं दोस्तों। ठीक है, आइए नेक्स्ट, प्रेरण तथा आवेशन। प्रेरण तथा आवेशन, सबसे पहले आवेशन समझ लेते हैं। किसी उदासीन वस्तु को धनावेशित या ऋणावेशित करने की क्रिया को आवेशन कहते हैं। ठीक है, कोई वस्तु है दोस्तों, उसको धन चार्ज करो या फिर ऋण चार्ज, ये जो क्रिया है ना, ये क्या कहलाती है, आवेशन। ठीक है, आइए अब देखो आवेशन 3 प्रकार से कर सकते हो। पहला नंबर घर्षण, दूसरा नंबर चालन और तीसरा नंबर प्रेरण। तो घर्षण द्वारा आवेशन कैसे करोगे, घर्षण द्वारा आवेशन, जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। इस घटना को आवेशन एवं इस क्रिया को, इस घटना को आवेश एवं इस क्रिया को आवेशन कहते हैं। यानी जो क्रिया हो रही है, प्लस माइनस का आदान प्रदान जो हो रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, आवेशन। और जो घटना घट रही है वो आवेश की घटना है, याद रखना। देखो ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में दिया है जब एक एम्बर तथा एक कांच की छड़ को आपस में रगड़ते हैं तो एम्बर पर ऋणावेश तथा कांच की छड़ पर धन आवेश होता है। ठीक है, याद रखना। चालन द्वारा आवेशन कैसे करेंगे भाई साहब, चालन द्वारा आवेशन जैसे आप पावर बैंक से, है ना, जैसे ये आपका चार्जर है, अब पावर बैंक, इसको हम पावर देते हैं, पावर में जैसे ही लगाएंगे इससे हमारा फोन चार्ज हो जाएगा। ठीक है, 220 वोल्ट खाएगा, 12 वोल्ट निकाल के, अब जितना वोल्ट मोबाइल में होगा उतने की सहायता से वो धीरे धीरे चार्ज हो जाएगा। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं, एक पावर बैंक अपने मोबाइल से जोड़ेंगे और धीरे धीरे वो उदासीन जो बैटरी होगी, डिस्चार्ज बैटरी, धीरे धीरे चार्ज हो जाएगी। और जैसे ही चार्ज होगा ना दोस्त, उस पर क्या, कौन सा चार्ज हो जाएगा, ऋण चार्ज हो जाएगा।
ठीक है, याद रखना। प्रेरण द्वारा आवेशन क्या है? जब किसी क्षण को बिना स्पर्श किए आवेशित करने की क्रिया को प्रेरण द्वारा आवेशन, मतलब बिना टच ही करे, है ना। अब बिना टच करे किसी को आवेशित करना है तो गाली देना चालू कर दो। देखो अब है, दूरिये से चार्ज हो जाएंगे और ले ढिसुम ढिसुम हो जाएगा फिर। ठीक है, तो ये प्रेरण द्वारा, प्रेरण मतलब प्रेरणा जब मिल जाए किसी से, है ना, तो वो भी एक प्रेरण द्वारा आवेशन हो जाता है। किसी आदमी से किसी चीज की प्रेरणा मिल जाए, आपको ज्ञान प्राप्त हो जाए, तो समझ लीजिए प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरणा द्वारा आवेशन। बिना टच करे केवल शब्दों की सहायता से किसी आदमी को मारो तो समझ लो वो प्रेरण कहलाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए दो उदासीन वस्तु लिए, अब उदासीन वस्तु के पास एक धनावेशित क्षण ले गए, देखो क्या होने वाला है अगले स्टेप पे। पहला स्टेप ये है, फिर दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है, जैसे ही ले जाओगे ना, इसके सारे निगेटिव चार्ज ये खींच लेगा, अपने पास नहीं खींच लेगा, इसी गोले के नजदीक आ जाएगा, और इसके सारे पॉजिटिव चार्ज, इसके पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देंगे। तो जैसे ही मैं उसके पास में ले आया तो ये दूसरा स्टेप चालू हो गया। तो ध्यान देना, इसके सारे पॉजिटिव चार्ज उसके निगेटिव चार्ज को एक गोले में कर लिए, और इसके सारे पॉजिटिव चार्ज इसके इन दोनों के पॉजिटिव चार्ज को दूसरे गोले में पलट दिए। अब क्या होने वाला है, अब मैं इसको पृथ्वी से जोड़ दूंगा, और जैसे ही पृथ्वी से जोड़ूंगा ना, इसके सारे पॉजिटिव चार्ज पृथ्वी में चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे भाई साहब? पृथ्वी में। कहाँ चले जाएंगे? पृथ्वी में। तो जैसे ही पृथ्वी में चले जाएंगे ना, मैं पृथ्वी से कनेक्शन काट दूंगा। देखो, जैसे ही सारे पॉजिटिव चार्ज पृथ्वी में चले जाएंगे, मैं पृथ्वी से कनेक्शन काटूंगा और ये वाला चीज हटाऊंगा, तो जो एक गोले में, ए वाले गोले में इलेक्ट्रॉन था, दोनों गोले में फैल जाएगा, ए और बी दोनों, और इन दोनों को मैं एक गोला बना लिया सी। तो कुल मिला के मैं ऐसे भी इसको काट दूं, केवल इसी को भी रख सकता हूं, तो दोनों गोले पर कौन से चार्ज आ गए? माइनस चार्ज। यानी मैं बिना स्पर्श किए किसी गोले को ऋणावेशित इस तरीके से कर सकते हैं, और ये जो तरीका है ये प्रेरण द्वारा आवेशन है, इंडक्शन। ठीक है, आइए वही चीज यहां है अगले एग्जाम्पल के साथ में सेम। अब भैया कूलाम का नियम पढ़ लो, बहुत बढ़िया। कूलाम का नियम क्या है यार? इस नियम का प्रतिपादन सन 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने किया था। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। माना दो बिंदु ए और बी जिस पर उपस्थित आवेश Q1 Q2 तथा इन पर फलाने डिमका है। चलिए को समझते हैं हम लोग ना। देखो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये तो लिखा ही है। देखो एक दूरी लेते हैं, पहले दूरी ले लिया, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, ठीक है, और यहाँ पे प्लस माइनस Q1 आवेश है, प्लस माइनस भी रख सकते हो, या प्लस या माइनस या दोनों रख दो। यहाँ प्लस माइनस Q2 आवेश है, ठीक है। जब प्लस माइनस दोनों एक दूसरे के पास में रखा ना, प्लस प्लस लोगे तो दोनों प्रतिकर्षण होगा, एक प्लस एक माइनस लोगे तो आकर्षण होगा, दोनों माइनस माइनस लोगे तो प्रतिकर्षण होगा, ठीक है। तो इनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगने वाला है, किनके? Q1 और Q2, क्योंकि दोनों चार्जेबल है। अब मैं उतनी ही दूरी पर रख रहा हूं, स्मॉल r दूरी पर, जिनमें यह एक दूसरे को महसूस कर रहे हैं कि ये आवेश मेरे को खींच रहा है और ये आवेश मेरे को धकेल रहा है। तो कुल मिला के उतनी ही दूरी पर मैं इनको रख रहा हूं
जितने में ये दोनों एक दूसरे पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अब मैं इसकी डिफिनीशन में अभी जो लिखा था उसी को मैं बोल रहा हूं। दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण, आकर्षण कब लगेगा? जब एक प्लस होगा और दूसर का माइनस। लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, या प्रतिकर्षण बल, लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों समीकरण को संयोजित कर लो। देखो यहां लिखना 1 और 2 को संयोजित करने पर, और जैसे ही संयोजित करोगे तो ये मिलेगा। अब यहां पे ये प्रोपोर्शनल के स्थान पर के लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो भैया? के बराबर क्या क्या होता है ये जरा देखो। के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और के बराबर ये होता है। इसकी वैल्यू क्या होती है के की? इसकी वैल्यू होती है दोस्तों न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये के का मात्रक है। ठीक है, अब आगे देखो। अब मैं जो अभी के लिखा था यहाँ पे मैं जो अभी के लिखा था, इसकी कितनी वैल्यू है? एक ये है, एक ये है, तो 2 बार रखूंगा, 2 सूत्र मिलेंगे। तो उसके के स्थान पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखा, समीकरण 5 मिल गया। फिर मैं यहाँ पे 9 × 10⁹ रखा, तो समीकरण 6 मिल गया। अब आगे समझो। अब क्या होगा दोस्तों? अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का नाम क्या है? यह है हवा या निर्वात की विद्युतशीलता। इसकी वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है। ना कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है ना। इसका मात्रक क्या होगा? कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होगा जब निकालोगे तब। आइए अभी सिद्ध करवाएंगे इस सबको कि क्या सही है क्या गलत। अब देखो पहले मात्रक समझो। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, कूलम का नियम लगाया। ठीक है, फिर अभी देखो, अभी कूलम के नियम में डाउट था ना। देखो कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर था, और यहाँ पे क्या लिखा था? यहाँ पे ये गलत लिखा था। ठीक है, तो मैं इसे काट दूंगा। ये गलत है, ये सही हो। कूलम स्क्वायर जो कि मैंने अभी इरेज करके दिखाया था, ये मात्रक किसका होता है? के का होता है। माध्यम का परावैद्युतांक के का मात्रक। आइए ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जरा ध्यान देना। मैं इस कूलम के नियम से मैं इसका मात्रक निकालना चाहता हूँ, तो इसको मैं इधर ले आऊंगा, और ये भाग को एफ को मैं आर स्क्वायर के बगल में लिख दूंगा, तो कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। फिर क्या है भाई? ये अचर है, इसका कोई मात्रक होने वाला नहीं है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बराबर ये आवेश है, इसका मात्रक कूलम, ये भी आवेश है, इसका मात्रक कूलम। कूलम इंटू कूलम बटे बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर, चूंकि घात लगाया दो तो 2 लगा दो, तो ये कुल मिला के हमें ये मात्रक मिल जाएगा। ठीक है, जो कि आपको पहले से पता है। आइए दोस्तों, एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र क्या होगा? बहुत बढ़िया। देखो हम ना जब सूत्र देखते हैं तो उसके मात्रक का पता लगाते हैं, और जब उसके मात्रक को देख लेते हैं तो उसके बीमीय सूत्र का भी पता लगा लेते हैं। ओके, आइए अब ये एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र क्या है? तो सबसे पहले एप्सिलॉन नॉट का मात्रक जानो, ये होगा। अब इसी से पता हो जाएगा। तो यहाँ पे कूलम आवेश, आवेश का मात्रक बीमा 80 होता है, इसकी घात 2 है, 2 लगा दो। न्यूटन का जो बीमा है mLT पावर -2, यहाँ पे -2,
और ये जो मीटर स्क्वायर था ना, इसकी बीमा यल है, इसकी घात 2 है, 2 लगा दो। अब इस सब को ऊपर जब ले जाओगे दोस्तों तो इसका मात्रक बीमा ये मिल जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या? अरे नहीं गुरुदेव कोई दिक्कत नहीं भैया, एकदम झक्कास चल रहा है। अब इसका मान समझो। अभी मैंने क्या देखा? एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, एप्सिलॉन नॉट की बीमा, अब एप्सिलॉन नॉट का मान आ जाता है। ठीक है, तो ये देखो ये वाला सूत्र मैंने अभी लिखा था यहाँ पे कि के बराबर के इज इक्वल टू 9 गुणे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 गुणे 10 पर घाते 9। ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अब के बराबर ये भी होता है, के बराबर ये भी होता है, लेकिन हम दो चीज लेते हैं, हमें जिसकी जरूरत है। हमें तो मान निकालना है एप्सिलॉन नॉट की, तो हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 गुणे 10 घाते 9 लेंगे। ठीक है, ये 2 ले लिया। अब कैंची काट गुणा करो, इसका इसमें इसका इसमें। जब गुणा किया, जैसे ही गुणा किया तो क्या मिलेगा दोस्तों? जैसे ही गुणा किया, जरा ध्यान देना, अब तिर्यक गुणा कर दिया ना तो ये मिल गया, और इसे पूरा हल करेंगे ना तो ये मिल जाएगा। ये है 8.85 गुणे 10 घाते -12 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अब आगे देखो, परावैद्युतांक या माध्यम का परावैद्युतांक। ठीक है, परावैद्युतांक कहो या फिर माध्यम का परावैद्युतांक कहो, एक ही बात होती है। ओके, चलिए देखो, किसी माध्यम, देखो दोस्तों अगर इस पूरे नोट्स को लेना है कंप्लीट, ठीक है, तो आप इस नंबर पे कॉल करें 7992-087-382 पर। फटाफट से 49 रुपये मिल जाएगा। किसी माध्यम का परावैद्युतांक के उस माध्यम की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन तथा हवा या निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के क्या होता है दोस्तों? बराबर। यहाँ पे के बराबर क्या मिल जाएगा? के बराबर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट, ये सूत्र है। तिरपट गुणा करो या ना करो, फिर इसका हिंदी देखो, माध्यम का परावैद्युतांक को के से, ये है माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन, हवा या निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखो आगे, समीकरण 1 से के बराबर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट, तिर्यक गुणा करोगे एप्सिलॉन बराबर के इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब यहाँ पे तिर्यक गुणा किया, ये मिल गया, कूलम का नियम लगाया, ये मिल गया। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, के बराबर 1, के बराबर 1 रखूंगा, के बराबर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट, और जहाँ के है वहां पे क्या रख दूंगा? 1। जरा ध्यान देना, जहाँ के वहां 1 रख दूंगा, तिर्यक गुणा करके, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर एप्सिलॉन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मिल जाएगा एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट, समीकरण 3 में 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अब एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है? के इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे ये रख देंगे, ये हो जाएगा कूलम के नियम की परिभाषा। आप देख लो, अब कूलम के नियम की परिभाषा पहले ऐसे ही बता देते हैं। यदि एक एक कूलम के दो आवेश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखे जाएं, एक एक कूलम के दो आवेश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखे जाएं, तो उनके बीच लगने वाला विद्युत बल 9 गुणे 10 घाते 9 न्यूटन के बराबर होता है। ये सूत्र मिल जाएगा हमारा। अभी मैंने जो बोला वही चीज यहाँ पे देखो लिखा है, एक एक कूलम के
दो आवेश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखे जाएं तो उनके बीच लगने वाला विद्युत बल 9 × 10⁹ न्यूटन के बराबर होता है। अब लगने वाला विद्युत बल कहो चाहे लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कहो, क्योंकि ये पॉजिटिव दिख रहा है इसलिए यहाँ पे प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है, और दूसरी भी डिफिनीशन लिख दीजिए। समान परिमाण एवं समान प्रकृति के दो आवेश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखे जाएं तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल 9 × 10⁹ न्यूटन के बराबर होता है। ये आप अपने हिसाब से डिफिनीशन बना सकते हैं, बट ये थ्योरेटिकल है। समविभव पृष्ठ, ऐसा पृष्ठ जिसमें विभव का मान समान हो उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। देखो यहाँ पर एक जो वृत्ताकार भाग है, ठीक है, यहां से कोई भी दूरी लोगे, दूरी अगर समान है तो विभव का मान समान होगा। लेकिन अगर इस तरीके से हम पृष्ठ ले लें तो इसमें सभी दिशाओं में विभव का मान समान नहीं होगा। इसलिए मैं केवल एक गोलीय पृष्ठ को लिया हूं, तो गोलीय पृष्ठ में विभव का मान समान होता है। आगे देखो, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। ये दोस्तों कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप, और यहाँ पे ये देखो सूत्र कूलाम के नियम से भाई साहब F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। A टेंस टू B में, A टेंस टू B में यहाँ पे देखो A टेंस टू B का मतलब है जब यहाँ पे A है, A और यहाँ B, A से B की ओर जब होगा तब F21, जरा ध्यान देना, देखो F21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r12² हो जाएगा। अब B टेंस टू मी, C के जस्ट अपोजिट कर दो। उसके बाद इकाई बल, इकाई है ना, इकाई सदिश वाला सूत्र लगाओ। F कैप बराबर वेक्टर F1 माड ऑफ वेक्टर F, तिर्यक गुणा करके ये हो जाएगा। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे मान रख सकते हो, ठीक है, दोनों मान F, ये वाला मान रखो यहाँ पे, जो भी निकाले हो मान रखोगे। इसी तरीके से दूसरे B से A के लिए रख दोगे इस तरीके से। तो इससे क्या मिल रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, बल भी एक दूसरे के विपरीत है, यानी ये दोनों आवेश संकेंद्रीय है और यह दोनों आवेश न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करते हैं। कि भाई विपरीत हैं तो न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करवाई करेंगे। बहुल आवेशों के बीच बल या अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है, तो यहाँ पे कई आवेश हैं। इस Q1 से एक आवेश कुछ दूरी पर यहाँ पे रखा है, एक यहाँ पर रखा है, ठीक है, और इस Q1 से Q2 के बीच जो बल लगेगा, एक प्रतिकर्षण बल, भाई देखो दोनों प्लस प्लस है तो यहाँ प्रतिकर्षण बल पीछे की ओर लगेगा F12, ठीक है। कौन सा बल लगेगा जरा ध्यान देना, ये Q1 इस Q2 पर बल लगा रहा है, ठीक है, Q1 Q2 पर कौन सा बल लगा रहा है, वेक्टर F12। ये जो Q1 है Q3 पर बल लगा रहा है तो ये हो जाएगा F वेक्टर F13, और ये Qn इस Q1 पर लगा रहा है तो F1n, यानी n जो है 1 पर लगा रहा है, 2 जो है 1 पर लगा रहा है। इस तरीके से जो है मैंने लिखा है विपरीत दिशा में। भाई कोई भी जब इस पर बल लगाएगा तो इस तरफ भागेगी वस्तु, है ना, तो विपरीत दिशा में। किसी आवेश पर लगने वाले परिणामी बल उन सभी आवेशों द्वारा लगाए गए परिणामी बलों के सदिश योग के बराबर होता है, ठीक है। तो मैंने इन सभी बलों को जोड़ लिया है और सब का इकाई सदिश के वजह से मान रखा, जैसा कि अभी पिछली वाली हेडिंग में था सेम वही चीज है रखा। और इन मानों को जब रखोगे उसमें और हल करोगे तो ये मिल जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है ये। बोर्ड एग्जाम 2027।
विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या है? विद्युत क्षेत्र क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें स्थित कोई दूसरा कण आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे उसे हम इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, आइए ये जो अभी बोले वही चीज लिखा है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। क्या कहते हैं भैया? ई से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर विद्युत बल बटे परीक्षण आवेश, यानी ई बराबर एफ बटे क्यू नॉट। सदिश फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे? बस वेक्टर लगा दो बस, जहां जहां ई है और एफ है सदिश, ये क्यू पे नहीं लगाएंगे ना, ये अदिश है, वो अदिश पर नहीं लगता। उसके बाद इसके मात्रक देखो क्या क्या है। इसका मात्रक, पहला मात्रक ये है न्यूटन प्रति कूलाम ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस पर न्यूमेरिकल भी आता है और इसका यूज भी कई जगह है। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कूलाम, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये स्टेट कूलाम है, याद रखना, स्टेट कूलाम सीजीएस पद्धति में। बीमा ये है एक सदिश राशि है, इस वेक्टर ई की दिशा वेक्टर एफ के दिशा की होती है, यानी जो एफ की ई की दिशा होती है वही एफ की दिशा होती है, और जो एफ की होती वही ई की होती। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको छोड़ो, डायरेक्ट इससे मिलो। ये देखो जरा ध्यान देना, Q1 के स्थान पर Q और Q2 के स्थान पर Q नॉट, दोनों के बीच की दूरी r है, बीच में एफ बल लग रहा है, तो कूलाम का नियम लगा दो। F बराबर K इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। एफ के स्थान पे एफ भी रहेगा, के स्थान पे के ही रहेगा, Q1 के स्थान पे कैपिटल Q एंड स्मॉल Q2 के स्थान पे स्मॉल Q नॉट रख देंगे। रख दिया। अब तीव्रता का सूत्र लगा दो भाई, E बराबर वेक्टर एफ बटे क्यू नॉट, तिर्यक गुणा कर दो, ये मिल जाएगा, है ना। और ये समीकरण दो, एक और दो की तुलना करा दो, एफ बराबर ये भी है, एफ बराबर ये भी है, और जैसे ही तुलना करोगे, जैसे ही तुलना करोगे क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। ई बराबर के इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर, के बराबर ये होता है, के की वैल्यू रख दोगे, यहां पर सूत्र मिल जाएगा। मतलब इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, इसी को ऐसे लिख सकते, ठीक है। विद्युत बल रेखाएं क्या है? यह एक काल्पनिक बंद वक्र होती हैं जिस पर एकांक परीक्षण आवेश चलता है, बस, और कुछ है नहीं इसमें। देखो प्लस क्यू आवेश है तो इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालेगा क्योंकि ये दाता है, ठीक है। वैसे यहाँ भी है, प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल रहा है। इस पर प्लस चार्ज है, ये भी इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल रहा है। माइनस चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है, देख रहे हो ना, इसकी ओर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। यहाँ पे क्या है भाई? ये माइनस है, ये माइनस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन इसकी ओर आ रहे हैं। ये भी माइनस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन इसकी ओर आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बल रेखाएं जरा ध्यान देना। पहला नंबर मैं समझा दे रहा हूं, बाकी सारी चीज लिखी हैं, आप नोट्स में देख सकते हो। यह एक काल्पनिक बंद वक्र होती है। काल्पनिक माने अगर किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, उसके क्षेत्र में जाओगे तो आप इलेक्ट्रिक शॉर्ट लगेगा, याद रखना, ठीक है। क्या लगेगा? इलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिक शॉर्ट। और यह दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। दूसरा नंबर, आवेशों के समीप में बल रेखाएं पास पास में, देखो ये आवेश है प्लस क्यू, ठीक है, इसके समीप में बल रेखाएं पास पास में होती हैं। आवेशों से दूर जाने पर बल रेखाएं दूर दूर हो जाती हैं, देखो जैसा कि यहाँ पे। दो बल रेखाओं के बीच हमेशा लंबवत प्रतिकर्षण बल लगता है, इसीलिए एक दूसरे से दूर भाग जाती हैं, ठीक है। बस यही चीज है। यह लचकदार डोरी के समान सिकुड़ने का प्रयत्न करते हैं, जो कि मैंने अभी यहाँ बोला है। ये है वैद्युत बल रेखाओं की परिभाषा, ये वैद्युत बल रेखाओं की गुण 1 2 3 4।
विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। बल रेखाएं परीक्षण आवेश गति करता है। दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, 2 बार हो गया ये ना, 2 बार हो गया। सभी बल रेखाएं एक दूसरे के लंबवत, ये भी बोले हैं हम। अब वैद्युत द्विध्रुव क्या है? वैद्युत द्विध्रुव ऐसा निकाय है इसमें दो समान किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, ये जरा देखो, ये यथ Cl H प्लस Cl माइनस, N Cl N प्लस Cl माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे ये है दो समान किंतु विपरीत आवेश, प्लस माइनस दोनों समान है, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते। अल्प माने 2l दूरी को अल्प दूरी बोला गया है। ये जो 2l दूरी आप देख रहे हैं अल्प, मध्य से यहाँ तक यल होता है और मध्य से इस तरफ भी यल होता है, तो टोटल 2l माना जाता है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? जब दो आवेशों में, देखो ये जो लिखा है ध्यान समझना, जब दो आवेशों में से कोई एक आवेश तथा उन आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रवेश करते हैं, P बराबर K इंटू 2l। अभी मैंने जो बोला यहाँ पे लिखा है, चाहे देख लो। ठीक है, इसका मात्रक बीमा क्या है जरा ध्यान देना। कौन सी राशि है? यह एक सदिश है, बहुत बढ़िया। इसका मात्रक कूलाम इंटू मीटर होता है। सीजीएस में स्टैट कूलाम सेंटीमीटर है। इसकी दिशा माइनस से प्लस आवेश की ओर होती है। ठीक है, अब वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव क्या है? वैद्युत द्विध्रुव ऐसा निकाय है जिसमें दो समान किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं, उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं दोस्तों? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक, आइए, बहुत बढ़िया। अब हम लोग आगे चलेंगे, जरा ध्यान समझना। देखो, ये जो भी मैंने बोला वही चीज यहां लिखा है। ठीक है, अब हम अक्षीय निरक्षीय में आ जाते हैं दोस्तों। ठीक है, देखो हम इसको अगले लेक्चर में बताएंगे, लेक्चर 1 लेक्चर 2, अगले लेक्चर में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आप इस लेक्चर को देखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको दूसरा इसी का लेक्चर नंबर 2 दूंगा। ठीक है, चलिए।